तो भारत के इतिहास का प्रारंभिक जो आपका विषय वस्तु है, प्राचीन भारत का इतिहास हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया था और उससे जुड़ी हुई जितनी भी विषय वस्तु है मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था। अब उसके दूसरे चरण मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम प्रवेश करेंगे और इस विषय वस्तु को हम बहुत समग्रता से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो आज के सत्र में आप सभी मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा पहले क्लास शुरू करने से पहले आपकी एक आधारभूत समझ विकसित करता हूं हर एक विषय पर। तो आधारभूत समझ आपकी विकसित हो पाए, आज के सेशन में हम प्रयास करेंगे और आने वाले एक दो सेशन और मुझे आवश्यकता महसूस होगी तो आपकी आधारभूत समझ से जुड़े हुए। तो आज के सेशन में हम मेडिवल हिस्ट्री प्रारंभ करने वाले हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने वाले हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि पहले हम मेडिवल हिस्ट्री के पूरे बैकग्राउंड को समझें। अब क्योंकि अभी हमने प्राचीन भारत के इतिहास की विषय वस्तु को कंप्लीट किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं एंसेंट हिस्ट्री में वापस लौट करके आपको चीजें बताऊं। मैं थोड़ा बहुत आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक क्विकली आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक हमने प्राचीन भारत में कंप्लीट किए हैं। अब इसके आगे इतिहास आपका इस तरीके से चलेगा, आगे इस तरीके से बढ़ेगा। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को पहले पूर्व मध्यकाल और फिर आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास, दो विषय वस्तुओं में बांट करके हम उसे देखेंगे और उसमें जुड़े हुए जितने भी वंश होंगे, साम्राज्य होंगे, उसका एक कंप्लीट ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं और इसके बाद हम शुरू करेंगे आपके मेडिवल हिस्ट्री का जो आपका इरा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो लास्ट हमने कंप्लीट किया था वो आपका दक्षिण भारत का इतिहास था, प्राचीन भारत, है ना। दक्षिण भारत का इतिहास मैंने आपका कंप्लीट किया था। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा शुरुआत से बता देता हूँ ताकि आपको एक रिकैप भी हो जाए, आपको एक आइडिया भी हो जाए कि हाँ हाँ ये टॉपिक हमने कर लिए हैं। इससे एक आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें हमने शुरुआत में प्रागैतिहासिक काल की चर्चा की थी, आद्य ऐतिहासिक काल की चर्चा की थी और ऐतिहासिक काल की चर्चा की थी। अर्थात लिपि के ज्ञान और अध्ययन की समझ के आधार पर हमने इतिहास को इन तीन भागों में विभाजित किया था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हमने तीनों ही काल को पढ़ा है। अब ऐतिहासिक काल पे हम चल रहे थे जब हम हर्षवर्धन का काल पढ़ रहे थे या उत्तर गुप्त काल पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है हमने बहुत सारे राजवंश मैंने डिस्कस किए थे। अभी मैं आपको बता दूंगा, आपको याद आ जाएंगे सारे के सारे। तो लिपि और ज्ञान के आधार पर इन तीन भागों में विभाजित किया था प्राचीन भारत के इतिहास में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल कंप्लीट हो गए थे। अभी ऐतिहासिक काल आपका बहुत लंबा है। ऐतिहासिक काल में ही आपका प्राचीन भी आ जाता है, मध्यकालीन भी आ जाता है और आधुनिक भी आ जाता है, सब ऐतिहासिक काल है। यानी कि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जहाँ पे लिखित साक्ष्य प्राप्त हो और वो साक्ष्य पढ़े भी जा सके, मतलब लिखित साक्ष्य और पढ़े भी जा सके, तो वो इरा बहुत लंबा है और उसी के इतिहास को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। लंबा इरा देखा जाए तो सबसे लंबा इरा तो प्रागैतिहासिक काल का है, क्योंकि यहाँ पे कोई साक्ष्य प्रमाण, लिखित समाज प्रमाण नहीं मिले और मानव का विकास की अवस्था है, विकास का चरण, विकास का प्रारंभिक दौर। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक को जब मैंने डिटेल कराया था आप लोगों को, तो इसमें आपका जो है पाषाण काल पूरा का पूरा, ये है आपका पाषाण काल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल था। पाषाण काल को भी हमने तीन भागों में बांटा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीन भागों में बांटते हैं। लेकिन जो पूरा पाषाण काल है उसको भी तीन भागों में बांटते हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा ड्यूरेशन है और कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, इतिहास में आप एक चीज पाओगे, इतिहास में कुछ परिवर्तन हो रहा होगा और कुछ चीजें निरंतर हो रही है। मान ली कोई घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में कोई नया घटनाक्रम जुड़ रहा होगा। इतिहास में कालखंड तभी बदलते हैं कि जब नया परिवर्तन आएगा और कुछ नया पुराना निरंतर हो रहा होगा, रेगुलर रह रहा होगा, प्रवाह में रह रहा होगा। तो जब एक प्रवाह चल रहा हो, निरंतरता, तो हमें पहली बात ये समझनी होती है कि क्या चीज पीछे से ली गई जो आज भी निरंतर है और क्या परिवर्तन हुआ। इन दोनों पक्षों को समझना इतिहास की सही समझ विकसित करता है। ठीक है, तो आपका पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल।
इसके बाद आपका जो मध्यपुरा पाषाण काल है उसके बारे में चर्चा हमने की थी, नवपुरा पाषाण काल के बारे में चर्चा की थी, और विंध्य पर्वत के दक्षिण में महापाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, इन दोनों कल्चर के बारे में समझने का प्रयास किया था। दक्षिण भारत में आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में महापाषाण काल मेगालिथिक कल्चर था, और ताम्र पाषाण काल आपका, इसके भी कई चरण देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले क्षेत्र में भी कई सारी कल्चर थे, गणेश्वर संस्कृति थी, और भी कई सारी यहाँ पे संस्कृति देखने को मिलती है, जोरवे कल्चर, ये सारी चीजें ताम्रपाषाण काल में हम पाते हैं। इसके बाद हम जब नवपाषाण कालीन क्रांति हो गई, उसके बाद उत्तर भारत में हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को देखा था, फिर वैदिक सभ्यता, फिर ऋग वैदिक काल, है ना, ये सारे कालखंड आपके उत्तर वैदिक काल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, ये सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं आपके डिटेल में। हर्यक वंश पढ़े, हर्यक वंश के एक शासक को मैंने पढ़ाया है, शिशुनाग वंश के शासकों के बारे में पढ़ाया, नंद वंश के शासक महापदम नंद घनानंद को पढ़ाया। इसी समय जो ईरानी या यूनानी आक्रमण आता है, ये भी आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है मेरे साथ, है ना, हकमनी शासकों द्वारा, और फिर सिकंदर का आक्रमण, इन दोनों के बारे में हमने क्लास में पढ़ा है। ईरानी आक्रमण, पार्थिक और हकमनी वंश का, ये सब चीजें आपने पढ़ी है। यूनानियों का आक्रमण, मकदूनियाई आक्रमण, सिकंदर का अभियान, ये सारी डिटेल में चीजें पढ़ी है। प्राचीन कालीन धार्मिक आंदोलन जो आपके हुए हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म को रहा हुआ हो या जैन धर्म को रहा हुआ हो, इसके अलावा इसके समकालीन जितने भी दर्शन थे उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिटेल से आपको पढ़ाने का प्रयास किया। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, इनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर मौर्य काल में भी बहुत सारे आपके विषय वस्तु जुड़ते हैं, चाहे मौर्यकालीन स्रोत हो, साहित्यिक, पुरातात्विक, और फिर आपके शासक हो बहुत सारे यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद मौर्य काल में ही आपका अशोक और उसके उत्तराधिकारी जितने भी हों उनके लेकर के डिस्कस करना है, सारी चीजें हमने यहाँ पर देखा है। फिर मौर्योत्तर काल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। आपके मौर्योत्तर काल में चाहे वो शुंग वंश रहा हो, कर्ण वंश रहा हो, सातवाहन वंश रहा हो, ये हमने पढ़ा है। विदेशी आक्रमणकारी इस समय फिर आए हैं, तो हिंदी, यूनानी, इंडो ग्रीक, शक, पहला, कुषाण, ये भी हमने पढ़ा है। इसी समय हमने जो है मौर्योत्तर काल में ही कुषाणों के बारे में डिटेल से पढ़ा है, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इरा रहता है, और इसी समय आपकी जो मूर्ति कला शैली रही आपकी, मैंने वो भी यहाँ पे आपको पढ़ाई है, चाहे वो गंधार हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अमरावती हो। साथ में हमने आर्ट एंड कल्चर के पक्षों को भी देखा है। हर काल में सबके मैंने कला, संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक के सारे पक्षों को पढ़ाया है। गुप्त काल में भी हमने चीजों को डिटेल से पढ़ा है। गुप्त काल के भी पूरे जितने भी शासक रहे सबके बारे में बताया, और इनकी धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को पढ़ा। फिर इस समय हूणों का आक्रमण होता है, उसके बारे में भी चर्चा हमने की। फिर गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश और मौखरी शासक और जो भी अन्य शासक भी उत्तर गुप्त शासकों के अंतर्गत थे, उन सबको पढ़ा हमने। चाहे वो बंगाल के गौड़ शासक रहे हो, शशांक के बारे में, मालवा में यशोवर्धन रहे हैं, कन्नौज में मौखरी रहे हो, है ना, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश रहा हो, इनके बारे में चर्चा की। इसके बाद मैं दक्षिण भारत के इतिहास में प्रवेश कर गया था, और उसमें दक्षिण भारत में मेगालिथिक कल्चर के बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया था। फिर इसके बाद आपका हमने संगम काल के बारे में चर्चा की थी, जिसमें चेर, चोल और पांड्य शासक, इनके बारे में डिस्कशन हुआ था। दक्षिण भारत में द्वितीय चरण, जिसमें से पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, गुजरात शाखा, कल्याणी शाखा, ये सब चर्चा हुई है। चोल वंश के शासक और चोल वंश का जो ग्रामीण प्रशासन था उसके बारे में चर्चा आपकी हुई है। अब यहीं से आप देखेंगे तो आपका पूर्व मध्यकाल शुरू हो जाता है, ठीक है। उत्तर भारत में जो आपका गुप्तोत्तर काल चल रहा था, और दक्षिण भारत में आपके संगम काल में द्वितीय चरण चल रहा था। द्वितीय चरण भी आपका पूर्व मध्यकाल का हिस्सा है। तो 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में गुप्त साम्राज्य का जैसे ही पतन होता है, तो भारतीय राजनीति में अनेक राज्यों का उदय हो जाता है, और गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कन्नौज जो है राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बन जाता है। पहले तो मगध और पटना वाला क्षेत्र था, अब कन्नौज जो उत्तर भारत का है वो सबसे बड़ा। और इसके लिए आपको मैं बताऊंगा भी, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे भी त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में, कि कन्नौज को लेकर के, इसके महत्व को लेकर के, चाहे वो दक्षिण भारत के शासक रहे हो, चाहे पाल शासक रहे हो, और चाहे वो गुर्जर प्रतिहार शासक रहे हो, इनके बीच में राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पालों के बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष होता है कन्नौज को लेकर। तो उसको भी हम
अब पढ़ेंगे सारी चीजों को। तो अब देखो हमें पढ़ना क्या क्या है। अब हमारा जो सेगमेंट, इतना हिस्सा तो हमने कवर कर लिया है, अब उसके आगे हमें पढ़ना चालू करना है। अब देखिए इस्लाम का भी आगमन होता है तो एक नए प्रकार का जो है कह सकते हैं व्यवस्था भी विकसित होती है और कई संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे शुरुआत में जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का पूरा टाइम पीरियड काफी ज्यादा संघर्षों का समय भी रहा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कला एवं संस्कृति को लेकर के भी कार्य किए गए। चाहे वो जितनी भी आप मंदिर स्थापत्य शैली में देखेंगे तो चंदेल शासकों के द्वारा पूरा खजुराहो क्षेत्र, गंग शासकों के द्वारा उड़ीसा का क्षेत्र आपका, और भी जो है सोलंकी शासकों के द्वारा गुजरात का क्षेत्र, दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के द्वारा, चोल शासकों के द्वारा द्रविड़ कला शैली। तो आर्ट एंड कल्चर का भी एक गोल्डन इरा, मतलब एक अच्छा फेज रहता है। लेकिन कालांतर में जब यहाँ पे आपको पता है महमूद गजनवी के बाद स्थिति थोड़ा सा असामान्य हो जाती है। अरबों का आक्रमण, फिर मोहम्मद बिन कासिम आता है और फिर उसके बाद महमूद गजनवी तुर्कों का आक्रमण होता है, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण, और उसके बाद फिर भारत में एक इंडो इस्लामिक स्थापत्य का जन्म होता है और भारत की कला और संस्कृति में एक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अब देखिए पढ़ना क्या क्या है। पहले तो हम पूर्व मध्य काल के बारे में पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, कैसे गुप्त साम्राज्य पतन हो गया, कैसे गुप्त साम्राज्य, कैसे इतना बड़ा साम्राज्य समाप्त हुआ था गुप्त साम्राज्य। इसके लिए कई कारण है। पहली बात, बहुत सारे विभिन्न भागों में महत्वाकांक्षी लोग थे जो राजनीतिक सत्ता में आना चाहते थे, और उसके कारण ही जब उन्होंने देखा कि स्थिति कमजोर हो रही है तो उस महत्वाकांक्षा ने राजनीतिक सत्ता के अनेक स्वतंत्र केंद्रों का उदय कर दिया, तो अनेक केंद्र बन गए। दूसरा, भारत में बहुराज्यवादी व्यवस्था का जन्म और उसका विस्तार होना चालू हो गया। इसके बाद जाति व्यवस्था अत्यधिक जटिल होती गई, समाज रूढ़िवादी होता गया। यह स्थिति भी देखने को मिली कि समाज में रूढ़िवाद और जाति व्यवस्था भी अब यहाँ पे अपने आप में चरम में आ जाती है। और आप देखेंगे जो इस समय राजपूत काल का समय था, राजपूत काल के समय में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे राजपूत शासकों का भी उदय हो जाता है, अर्थव्यवस्था का पतन चालू हो जाता है, डिक्लाइन, सामंतवाद की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। पूर्व मध्यकाल का आरंभ भी सामंतवाद के कारण होता है। यहाँ पे छोटे छोटे क्षेत्रों पे लोग जमीन पे अधिकार करना चालू कर देते हैं। तो उत्तर भारत की स्थिति अपने आप में बहुत ज्यादा जटिल बन जाती है और आपसी संघर्ष होने चालू हो जाते हैं शासकों के द्वारा। जितनी ज्यादा बॉर्डर उतना ज्यादा संघर्ष, ठीक है। और इन राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही, छोटे छोटे राज्यों के उभर जाने के कारण ही विदेशी आक्रमणियों द्वारा भारत को जीतना उनके लिए आसान, ठीक है। और इस कारण पूर्व मध्यकाल में कई सारे राजवंशों का उदय, उत्तर भारत में अलग राजवंश थे, दक्षिण भारत में अलग राजवंश थे। उत्तर भारत में वर्धन वंश गुप्त काल के बाद, मौखरी वंश, पाल वंश, सेन वंश, बहुत सारे राजपूत वंश भी आए जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश दिल्ली वाले क्षेत्र में, चंदेल वंश बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, परमार वंश मालवा वाले क्षेत्र में, और चालुक्य वंश या सोलंकी वंश ये अहिलवाड़ गुजरात वाले क्षेत्र में। फिर हिंदू शाही वंश भी गंधार वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश वातापी केंद्र जो था आपका, पल्लव वंश कांची वाले क्षेत्र में, पांडे मदुरा वाले क्षेत्र में। इसके बाद आपका चोल जो है वो चोल मंडलम वाले क्षेत्र में, फिर बाद में उन्होंने पूरा का पूरा क्षेत्र एक्वायर किया। और तत्पश्चात जो है आपका राष्ट्रकूट वंश। तो ये पूर्व मध्यकाल में कई सारे शासकों का यहाँ पे उदय हुआ। और फिर उस उदय के परिणाम स्वरूप जब यहाँ पर आपको पता है महमूद गजनवी आता है, भारत को लगातार वो लूटने खसूटने का काम करता है। अब देखिए मुद्दा क्या है, ये भारत क्यों आए, क्या कारण रहा कि विदेशी आक्रमणकारी भारत आए, इससे पहले या लगातार क्यों भारत। भारत आपको पता है कि जो भारत में उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, गंगा यमुना या सिंधु ब्रह्मपुत्र का ये पूरा मैदानी क्षेत्र है, ये अपने आप में उपजाऊ है, जल भी यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है, उपजाऊपन भी है। तो इस कारण से आर्थिक समृद्धता हमेशा इस क्षेत्र में बनी रही। तो इकोनॉमिक तौर पे क्षेत्र हमेशा मजबूत बना रहा। कभी भी यहाँ के लोग भारत से बाहर नहीं गए, भारत के अन्य क्षेत्रों को उन्होंने नहीं जीता। क्या कारण? पहली बात, यहाँ पे आर्थिक समृद्धता का होना। हमारा भारतवर्ष हमेशा से आर्थिक तौर पे समृद्ध रहा, तो यहाँ के लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जहां से विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए वो मध्य एशिया का क्षेत्र रहा, और मध्य एशिया वाले क्षेत्र की स्थितियां, वहां की जलवायु विशेषता सब बड़ा अनुकूल नहीं थी, विपरीत जलवायु दशाएं। आज आप भी देखिए वहां पे रेगिस्तान का विस्तार है,
वहां पे संसाधन नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र है या तो हिंदुकुश पर्वत क्षेत्र है, तो वो अपने आप में पथरीला क्षेत्र है, उपजाऊपन कम है, नदियों की संख्या कम है। तो पहली बात तो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छा है, जलवायु दशाएं भी अच्छी नहीं है। तीसरा, वहां पे भी राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती रहती थी, कोई नया शासक वर्ग उभर गया तो जो पुराना था वो जाएगा कहाँ। तो पहला तो इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण। दूसरा कारण क्या दिखता है आपको? भौगोलिक भौगोलिक कारण भी है। तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि जो ये आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, और खासकर जो सुलेमान हो गई या हिंदू कुश हो गई, इसमें दर्रे बहुत सारे हैं, चाहे खैबर दर्रा हो, गोमल दर्रा हो। और इन दर्रों ने एक ऐसी ज्योग्राफी प्रदान कर दी कि आने के लिए मार्ग प्रदान कर दिया। अब वहां पे जलवायु विशेषताएं और वहां के खान पान, वहां की औषधि ऐसी रही कि वहां पे जब भी कोई विपरीत संकट पैदा होता था तो वहां से पलायन किधर होगा? भारतवर्ष की तरफ ही होगा। क्योंकि वहां तो सर्वाइवल के लिए भी अपने आप में बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। ये तो हम बहुत पहले की बात करें, आज भी देख लीजिए, आज गल्फ कंट्रीज हैं या फिर मध्य एशियाई कंट्रीज हैं, वहां पे पेट्रोल ही तो है एक कीमत बनाने वाला। और क्या है बताइए? यदि पेट्रोल, पहले तो पेट्रोल का इतना महत्व भी नहीं था, पेट्रोलियम उत्पाद के आ जाने के कारण ही इन क्षेत्रों का महत्व बढ़ गया, यहाँ पे आर्थिक समृद्धता आ गई। सोचिए यदि आने वाले समय पे पेट्रोल खत्म हो जाए, तब फिर ये महत्वहीन हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास दूसरे कोई माध्यम नहीं होंगे। तभी आप देखेंगे कि गल्फ कंट्री जब अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, मध्य एशियाई कंट्री अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, किस चीज में? टूरिज्म में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, चाहे दुबई हो चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो। मध्य एशिया में अब इस समय उज्बेकिस्तान से लेकर अन्य क्षेत्र ये भी लगातार अपने आप को एक टूरिज्म इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो भारत आए, भारत की आर्थिक स्थिति को देखकर, भारत की राजनीतिक स्थिति, यहाँ पे अस्थिरता का माहौल हमेशा बना रहता था। यहाँ पे शासक आपस में ही एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदी बने रहते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि कई शासकों के द्वारा कई विदेशी आक्रमणकारियों को आमंत्रित भी किया गया भारत में, एक प्रतिद्वंदिता को लेकर। ऐसे कई सारे विषय हम इतिहास के पन्नों में देखते हैं, जिस कारण से भी यदि राजनीतिक एकजुटता होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती, कोई विदेशी आक्रांता नहीं आता, है ना। तो कई सारे आक्रमणकारी आए हैं यहाँ पे, और उत्तर भारत में आप देख रहे हैं ये सारे वंश थे आपके, पाल वंश। पाल और सेन दोनों बंगाल वाले रीजन पे थे, मौखरी कन्नौज वाले रीजन पे थे, और पुष्यभूति वंश ये हरियाणा और थानेश्वर वाले क्षेत्र में। ऐसे गुर्जर प्रतिहार थे, चौहान थे, चंदेल थे, परमार थे, चालुक्य थे, हिंदुशाही वंश थे, और ये बाकी दक्षिण भारत में काफी सारे राजपूत थे। विदेशी आक्रमणकारियों में अरबों का आक्रमण होना चालू होता है 6ठी शताब्दी एडी में ही। मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 एडी में। तुर्कों का आक्रमण होता है, महमूद गजनवी का, मोहम्मद गौरी का, सारे आक्रमणकारी आने प्रारंभ होते हैं। महमूद गजनवी मल्टीपल टाइम आक्रमण करता है, सिर्फ उसका एक ही प्रोस्पेक्टिव होता है, भारत की अर्थव्यवस्था उसको लुभाती है, ललचाती है, वो भारत को लूटना चाहता है, और तभी उसने यहाँ पे कोई स्थायी साम्राज्य नहीं बनाया। एक लुटेरे की भांति आया और यहाँ पर लूटता चला गया। 200 हाथी यहाँ से भर करके उसने हीरे जवाहरात सब कुछ ले लिया। महमूद गजनवी चाहता तो यहाँ पे स्थिर तौर पे भी रह सकता था, लेकिन क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसका उद्देश्य क्लियर था, एक तो इस्लाम का प्रसार और दूसरा भारत को लूटना। और गजनी वाले क्षेत्र में वो लगातार है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वो आया भारत, तब तक वो भारत को लूटता रहा। यदि वो आगे और जिंदा रहता, 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती, यदि आगे और जिंदा रहता तो शायद वो और मौके भुनाता। सोमनाथ का आक्रमण उसका बड़ा फेमस रहा, जिसमें उसने सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी लूट की उसने। मंदिरों को उसने केंद्र बिंदु बनाया, मंदिरों की मूर्तियों को मूर्ति भंजक बन गया, उनको तोड़ दिया। मूर्तियों को ले जाकर के उसने गजनी की जो जहां पे सीढ़ियां थी उनमें दफना दिया। यहाँ पे भी तो मतलब अपने आप में एक धर्म का विनाश करना, अपने धर्म का प्रसार करना, और इन सब चीजों को लेकर के गजनी का एक बड़ा प्रश्न रहता है। गजनी के बाद आपको पता है कि गौरी आता है, मोहम्मद गौरी, और वह यहाँ पर आकर के तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दो युद्ध 1191 1192 में देखता है। फिर चंदावा का युद्ध होता है 1194 एडी में, और इसके बाद राजपूत राजाओं की हार के कारण तुर्की आक्रमण का प्रभाव, फिर तुर्की आक्रमण पूरी तरीके से। तो ये आपके
कुछ कंडीशंस होते हैं 1191, 92 और फिर 1194। और इसके बाद फिर आपका दिल्ली सल्तनत है ना। दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे वंश आप पढ़ोगे। मोहम्मद गौरी के बाद जो है, जो उसके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक उसका एक गुलाम था, उस गुलाम के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो 1206 में गुलाम वंश की नींव पड़ती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, फिर खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। एक टाइम पीरियड है आपका सल्तनत काल का। तो सल्तनत काल से पहले का जितना भी टाइम पीरियड है पूर्व मध्यकाल के तौर पे 1200 एडी से जो टाइम पीरियड चालू होता है आपका, ये आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है, ट्रांजिशन फेज जिसे कहते हैं, जिसमें एक जो है ईरा से दूसरे ईरा में प्रवेश किया जाता है। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम दो भागों में बांट के देखते हैं। पहला है आपका, पहला हिस्सा है आपका, पहला पार्ट है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। मध्यकालीन, पूर्व मध्यकाल तो आपका अलग है, उसमें बहुत सारे आप देखेंगे भारत जो है कई भागों में विभाजित हो जाता है। राजपूत काल का चरमोत्कर्ष होता है, राजपूत शासकों के द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया जाता है। बहुत सारे आर्ट एंड कल्चर को लेकर के भी राजपूत शासकों के द्वारा कार्य कराया जाता है। लेकिन वो एक संघर्ष का टाइम पीरियड भी रहा, एक दूसरे से आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर प्रतिद्वंदिताएं और बहुत सारी समस्याएं भी इस समय उभरी और उपजी, वो भी देखने को मिला। इसके बाद आपका ये महमूद गजनवी जो है आपका, इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी के बाद जो है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू होता है। तो ये आपके प्रमुख वंश थे दिल्ली सल्तनत में। पहले तो गुलाम वंश 1206 से लेके 1290। अब गुलाम वंश में एक शासकों की लिस्ट है, बहुत सारे शासक है गुलाम वंश में। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है, आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन फिरोज है, रजिया सुल्तान है, नसरुद्दीन महमूद है, गयासुद्दीन बलबन है, कैकुबाबाद है, क्यूमर्स है। इतने शासक आए 1206 से 1290 के टाइम पीरियड पे। फिर खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर 1320 तक में, और इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है ना, अंतिम शासकों को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना। फिर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के बाद शहाबुद्दीन उमर और फिर मुबारक खान। इतने शासक आपके आते हैं खिलजी वंश में। ज्यादा टेन्योर नहीं है, बहुत बड़ा आप देखेंगे तो मात्र ये जो है आपका 1290 से लेकर के 1320, मतलब 30 साल का टाइम पीरियड खिलजी वंश का था। और अलाउद्दीन खिलजी एक बड़े शासक के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसने बहुत सारी चीजें हैं उसकी जो हम डिस्कस करेंगे जब पढ़ेंगे। फिर तुगलक वंश है 1320 से लेकर 1398 एडी। ठीक है, तुगलक वंश का परिचय इसका। फिर गयासुद्दीन तुगलक इसमें पहला शासक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम पीरियड इसका काफी है, 1320 से लेकर 1398। मोहम्मद बिन तुगलक काफी टाइम तक रहा। फिर तैमूर अलंग आया भारत में, एक विदेशी आक्रमणकारी। तैमूर का आक्रमण होता है, और चंगेज खां और तैमूर के सिद्धांतों में क्या अंतर था इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर सैयद वंश आता है, जब तैमूर आता है उसके बाद ही आपका तुगलक वंश पूरी तरीके से। ठीक है, और फिर आपका सैयद वंश आता है 1414 से लेकर 1526 एडी में। आपका ये वंश भी आपका बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं आता, आप खुद देखिए। तो खिज्र खां, माफ करिएगा 1526 नहीं है यहाँ पे, 1526 फिर वो आपका इसमें लोधी वंश हो जाएगा। ये बहुत कम टेन्योर के लिए है, यहाँ पे टेन्योर गलत लिखा हुआ है, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो खिज्र खां, मुबारक शाह, हाँ यहाँ पे टेन्योर लिखा हुआ है, ये है सैयद वंश 1414 से लेके 1451 एडी, इतना ही है आपका। फिर 1451 से लेके 1526 आपका रहता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 1414 से लेके 1451 और फिर आपका 1451 से लेके। तो सैयद वंश में खिज्र खां तैमूर के द्वारा ही ये शासक एक तरीके से तैमूर की कृपा पात्र के तौर पे रहता है। फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, और इसके बाद फिर लोधी वंश आता है। इसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी अंतिम शासक होता है, इसी के सामने पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम के बीच में। इसके बाद देखिए इसी समय पे सल्तनत काल में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का भी उदय होता है, चाहे वो जौनपुर रहा हो, बंगाल रहा हो, गुजरात रहा हो, मालवा रहा हो, कश्मीर रहा हो, ये सारे के सारे। और दक्षिण भारत में भी कई सारे स्वतंत्र राज्यों का आरंभ होता है। दक्षिण भारत में आपका विजयनगर साम्राज्य 1336 से लेकर 1565 एडी। ठीक है, और ये बहुत सारे वंश रहते हैं, जैसे संगम वंश है, ये हरियर और बुक्का के द्वारा वंश का, ये वो संगम वंश नहीं हो, दक्षिण भारत का संगम वंश अलग था।
ये आपका विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक संगम वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य आपका 1336 से लेके 1565 AD ये टाइम पीरियड रहता है विजयनगर साम्राज्य का। इसमें फिर आपका संगम वंश हरिहर और भुक्का के द्वारा, इसी के बाद संगम के बाद तालुक वंश, तुलुक वंश, अरविडु वंश, ये वंश रहते हैं। सालुक वंश नरसिंह सालुक, तुलुक वंश वीर नरसिंह और अड़बुड़ वंश तिरुमल, इसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। फिर इसके बाद तालीकोटा या राक्षसी का युद्ध होता है, जिसे हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य भी इसी समय रहता है। विजयनगर साम्राज्य के साथ ही बहमनी साम्राज्य, जिसमें से अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह, हसन गंगू, मोहम्मद प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज, शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, महमूद गवा, बलबनी साम्राज्य का फिर पतन हो जाता है। और बहमनी साम्राज्य से अलग होकर के कई सारे राज्य बनते हैं, 5 राज्य बनते हैं। जब बहमनी साम्राज्य समाप्त होता है तो 5 राज्य बनते हैं, बरार, बीजापुर, अहमद शाह, गोलकुंडा और बीदर। इन 5 राज्यों के बारे में भी अलग अलग पढ़ेंगे। और इसी समय भारत में भक्ति आंदोलन भी, जो वैसे पूर्व मध्यकाल में ही भक्ति आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, बट सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसमें सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इसी समय सिख संप्रदाय का भी आरंभ होता है। महाराष्ट्र में धरकरी और बरकरी संप्रदाय, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति धारा, इनका भी आरंभ देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे सूफी आंदोलन है, भारत में सूफीवाद का उदय। सूफीवाद में बसरा समूह, बेसरा समूह, ये सारे समूह है। सूफीवाद के दर्शन, सूफी उपासना पद्धति, चिश्ती सिलसिला, सूरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी और सतारी सिलसिला, इन सारे सिलसिलाओं का भी आरंभ होता है आपका। ठीक है, तो इस रूप में पूरा का पूरा ये सूफी आंदोलन आपका रहता है। और इसी समय भक्ति आंदोलन, जिसमें से आपका भक्ति आंदोलन, उद्भय विकास, फिर शंकराचार्य, रामानुजनाचार्य, जो द्वैतवादी दक्षिण भारत के प्रमुख संत रहते हैं, जिन्होंने एकेश्वरवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, तो ये शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार, कलवार संत, नयनार संत। उत्तर भारत में रामानंद, सूरदास, चैतन्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, दादू दयाल, मलुकदास, कबीरदास, रैदास, पद्मावती, पीपा, ये सारे के सारे उत्तर भारत में हम भक्ति आंदोलन के अंतर्गत संत पढ़ेंगे। ठीक है, और जब आपका दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, उसके बाद आपका मुगल काल चालू होता है, क्योंकि बाबर आता है 1526 में, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करता है, और पराजित करने के बाद ही आपका चालू होता है ये मुगल काल का टाइम पीरियड, टेन्योर। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, ये सारे शासक होते हैं मुगल काल आपके। ठीक है, ये पूरी लिस्ट है आपकी। बाबर आपको पता है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है। आपको पता है कि हुमायूं भारत से निर्वासित भी हो गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, सूरवंश का शासक था। उसने एक बार हुमायूं को खदेड़ दिया, क्योंकि अफगान था वो, और इब्राहिम लोदी भी अफगान था और महत्वाकांक्षी शासक था। तो उसने जब देखा, बाबर, हुमायूं की सबसे बड़ी गलती क्या थी कि बाबर के बाद जो साम्राज्य डेवलप हुआ उसको अपने 4 भाइयों में बांट दिया, उसने विभाजित कर दिया, और उसके बाद स्थिति जो है कहीं ना कहीं पे उसकी साम्राज्य कमजोर हो जाता है। और कई मामलों में एक अयोग्य, दूरदर्शी भी शासक था शेरशाह सूरी की तुलना में। तो बाबर के बाद हुमायूं फिर बाद में फिर से बाउंस बैक करता है, फिर से वापस लौटता है इंडिया वो। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, फिर हुमायूं के बाद अकबर बनता है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह प्रथम। फिर आपके ये औरंगजेब तक तो मुगल काल के मुख्य शासक रहते हैं। औरंगजेब के बाद मुगल काल का पतन होना चालू हो जाता है। ये उत्तरकालीन मुगल शासक है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, ये सारे शासक यहाँ पे आप देखने को पाएंगे। ठीक है, और इसी समय आपकी मनसबदारी व्यवस्था का भी जन्म होता है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था आपकी जो थी ये अकबर, आपका जो अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। ठीक है, और सभी को मनसब देना चालू करता है। तो ये भी अपने आप में बहुत, कह सकते हैं कि क्यों नहीं अकबर के समय विद्रोह हुए, क्योंकि अकबर ने सबको मनसबदार बना दिया अपना, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। इनकी राजस्व प्रणाली, चित्रकला, स्थापत्य, साहित्य, विदेशी यात्री पतन, ये सारे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और फिर उत्तरकालीन मुगल आपके अहमद शाह, जहांगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और इसी समय एक विदेशी आक्रमण होता है, मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक था आपका। ये है आपका मोहम्मद शाह, रफीउद्दौला के बाद बैठता है।
औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुखशियर, रफीउद्दौला, ठीक है, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, फिर आता है मोहम्मद शाह, इसी को मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं। इसी टाइम पीरियड पे नादिर शाह भारत में आक्रमण करता है, ठीक है, और नादिर शाह 1700 आपके 39 के आसपास आक्रमण करता है और भारत में दिल्ली में रक्तपात मचा के जाता है। यहाँ से मयूर सिंहासन भी ले जाता है। मतलब सोचिए कितना बड़ा ये, मतलब जिसमें शासक बैठता था उसके बैठने वाली चौकी उठा ले गया, उसका सिंहासन ही उठा ले गया। सोचिए इससे बड़ा अनरिस्पेक्ट वाली कोई चीज नहीं हो सकती कि नादिर शाह ने क्या किया। और अभी भी आप जाएंगे तो जो दिल्ली में लाल किला जाएंगे तो एक दरवाजा उसका टूटा, वो नादिर शाह तोड़ के गया उसे, है ना। चिंदी चोर नहीं था, मयूर सिंहासन सबसे कीमती बेमुशार, मतलब उसकी कीमत अमूल्य चीज थी उस समय। आपका जो अपना क्षेत्र होता है ना, जब आप उसी मानसिकता से आते हैं, वो शासन करने नहीं आया, वो तो उसे पैसा चाहिए था, लूट चाहिए थी, है ना। यहाँ शासन कर भी नहीं पाता, क्योंकि शासन करता तो फिर षड्यंत्र होने चालू हो जाता। उसको तो यहाँ पे आके बस तबाही करनी थी और तबाही करके वापस लौटना था। ये शासक की मानसिकता पे भी तो होता है। उसका ऑलरेडी साम्राज्य वहां पर बहुत अच्छा था, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में ऑलरेडी वहां पे उसका एम्पायर बहुत मजबूत था। बस उसको ये पता था कि भारत में बहुत पैसा है, शासक बहुत धनाढ़ है, मयूर सिंहासन में बैठते हैं, कोहिनूर हीरा सर पे लगाते हैं, कोहिनूर हीरा भी यहाँ से ले गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे उसी उद्देश्य से आया और आकर के वो यहाँ से लूट करके ले गए। फिर अहमद शाह अब्दाली आता है, वो उसके पीछे कई कई आक्रमण होते हैं और अहमद शाह अब्दाली में मराठों का जो पूरा का पूरा एक रोल है कि मराठों को खत्म करता है। पानीपत का जो आपका तृतीय युद्ध होता है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है वो अकबर और हेमू के बीच में होता है। प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी, द्वितीय अकबर और हेमू के बीच में, तृतीय अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। 3 युद्ध हुए पानीपत के, ठीक है। साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां थी, पूरे पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया इन लड़ाइयों ने, है ना। पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया आपका, मुगल काल चालू। बाबर ने पहला साम्राज्य प्रकंपी, दूसरा उसने पूरा, अकबर ने पूरा का पूरा नया साम्राज्य विकसित कर दिया, सूर साम्राज्य तबाह हो गया उसके बाद। इसके बाद तीसरा पूरा मराठों की स्थिति पूरी की पूरी खत्म करके चला गया। बहुत उसमें सदाशिव राव बाहू थे, बहुत सारे लोग खत्म हो गए। हर परिवार और हर रिलेशनशिप वाले में से हाँ, एक न एक बच्चा जो है तृतीय युद्ध में खत्म। तो सूरवंश ये शासक थे शेर शाह सूरी, मोहम्मद आदिल शाह और ये हेमू, अंतिम हिंदू सम्राट बोला जाता है हेमू को। एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। तो ये इसके बाद आपका मुगल काल में अकबर आ जाता है। इसी समय मराठों का उदय होता है, जिसमें से शिवाजी थे, संभाजी थे, राजा राम थे, शिवाजी द्वितीय थे, साहू जी थे, राजा राम द्वितीय थे। फिर पेशवा का काल चालू होता है इसी समय, है ना। और पेशवा में मराठे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय, और ये पूरे क्षेत्र थे जहां पर बाद में जो इनमें सतारा में छत्रपति, पुणे में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर, ये पूरा का पूरा इनका एक जो मराठों से जुड़ी हुई ब्रांचेज, इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। और इसी समय फिर नवीन साम्राज्यों का उदय होता है मराठों के टाइम पीरियड, या कहें कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब उत्तरकालीन इसी समय हैदराबाद, अवध, जाट, पंजाब और ये मैसूर, बंगाल क्षेत्र, और इसके बाद आपका आधुनिक भारत का इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। तो देखो ये तो आपका सिलेबस से जुड़ी हुई चीजें हैं। सिलेबस में तो बस भारत का इतिहास लिखा हुआ है और मेंस में आपके ज्यादा डिस्कस किया नहीं। मेंस में तो प्राचीन से मध्य आधुनिक काल तक की कला एवं संस्कृति के रूप लिखे हैं। मेंस में मेडिवल हिस्ट्री का राजनीतिक वाला सेक्शन नहीं, तो प्री में है। और इसका जो है जो कल्चर वाला सेगमेंट है वो आपका मेंस में। लेकिन मैं आपको सारा चीजें पढ़ाऊंगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपरी तौर पे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा चीजें नहीं है। तो मतलब पढ़ेंगे हम इसको, हर एक टॉपिक को, हर एक शासक को, हर एक चीज को, लेकिन मैं इतना नहीं खींचूंगा कि बहुत ज्यादा लेके आपको चलो, ठीक है। जहां पे जरूरत होगी, जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो चीजें से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उन टॉपिक को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में जहां पढ़ाना होगा शॉर्ट में पढ़ा के बढ़ जाऊंगा, क्योंकि राजपूत काल में भी एक एक शासक को पढ़ाना फिर वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा राजपूत काल में क्या पूछता है, जो शासक हैं उन्होंने उपाधियां कुछ धारण की हैं, एक कालानुक्रम पूछ लेता है कि इसके बाद कौन शासक आया, इसके बाद कौन शासक आया,
उनके बारे में कुछ विशेष विशेष बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ लेंगे। तो प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोणों से देखते हुए मैं मेडिवल हिस्ट्री इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मेरा काम है कि मैं आपको, ठीक है, एक एक सेगमेंट स्टार्ट करूंगा। आपका काम क्या होगा, देखो किताबों में एक तो मेडिवल हिस्ट्री में बहुत ज्यादा आपको ऑप्शनल अलग है तो अलग मुद्दा है, क्योंकि ऑप्शनल में क्या होता है कि आपको डिटेल से एडवांस बुक पढ़नी होती है। ऑप्शनल के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि हरिश्चंद्र वर्मा की किताब आती है, 2 वॉल्यूम में आती है, आप वो ले लो, या सतीश चंद्रा की आती है वो ले लो। लेकिन एक सतीश चंद्रा की किताब ये आती है ओरिएंटेड ब्लैक स्वान में, ठीक है, ये आपकी ओरिएंट ब्लैक स्वान में पतली सी किताब है सतीश चंद्रा की। देखो मैं तो आपका पूरा कराऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं इतना प्रॉमिस करता हूं, आपका एक एक टॉपिक कवर होगा, बट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी होगा, अनावश्यक पढ़ने से हम बचेंगे, ठीक। ये एनसीईआरटी है आपकी, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की, या तो ये एनसीईआरटी या तो ये बुक, इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है, क्योंकि इसके राइटर भी सतीश चंद्रा है, इसके राइटर भी सतीश चंद्रा है, ओरिएंटेड ब्लैक स्वान की, और ये है एनसीईआरटी से ही जुड़ा हुआ पक्ष, एक पढ़ना कोई भी है, ठीक है। 10th वाली पढ़ना है, हाँ वो पढ़ना है, मैं 11th की, वो उसके लिए अलग है, वो बाद में पढ़ेंगे। एक तो ये मैंने 7th की आप लोग को बोलता है मेडिवल हिस्ट्री, ये बाई रोमिला तापर की, ये छोटी सी पतली सी बुकलेट है, और ये पढ़ना भी चाहिए, पढ़ ली होगी आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो ये वाली किताब भी ऑनलाइन वाले, मध्यकालीन भारत कक्षा 7 के लिए है ये, रोमिला थापर जी की। तो इसमें मतलब बहुत अच्छे से चीजों को इन्होंने बताया है, चीजें आसानी से आपको समझ में आएंगी। और इसके बाद जो है दूसरी किताब, ये ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11 की, बस इतनी सफिशिएंट है। हरिश्चंद्र वर्मा वही लेगा जो वैकल्पिक विषय धारण कर रहा होगा इतिहास का, वो पढ़े, वो इतनी मोटी मोटी 2 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, इनसे क्वेश्चन निकल आएंगे, बाकी मेरी क्लास काम आएगी आप लोग, ठीक है। और दूसरा या तो ये, यदि ये ना मिले ओल्ड एनसीईआरटी तो आप एक ये ले सकते हैं सतीश चंद्रा, ठीक है। तो ये 2 आप लोगों के लिए बुक, मैं एडवांस बुक बता रहा हूँ, आपका काम हो जाएगा इनसे, बहुत कुछ है इसमें, पर्याप्त, ठीक। तो ये हमारी अलग से सब्सिडरी आप लोगों को खुद पढ़ना है, मैं जो पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा ही, हाँ, हरिश्चंद्र वर्मा। और ये वाली ओल्ड एनसीईआरटी तो आपको तब भी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी वैकल्पिक विषय यदि कर रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हरिश्चंद्र वर्मा की बुक ले लेंगे। हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, अपने पास रखिए, और इनको बेचना नहीं है अब दोबारा, कि आपको लगे साल 2 साल, अब ये किताबें हैं, पढ़िए, पढ़ के इन्हीं पे नोट्स बनाइए, इन्हीं पे अपना जो भी कार्य है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक तो आपको रीडिंग करनी है, तो ये एनसीईआरटी और एक हरिश्चंद्र वर्मा ले लें तो इतिहास का काम आपका वैकल्पिक विषय का हो जाएगा। बाकी इग्नू की बुकलेट्स वगैरह होती हैं वो अलग है। तो ये तो आपका हो गया जो आपका सिलेबस हुआ, मैं सिलेबस के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया क्या क्या आपको पढ़ाना है, और ये हुआ आपकी बुक्स को लेकर चर्चा। ये 2 विषयों को लेकर के भी हमारी चर्चा आज होनी थी, और ये दोनों विषयों को लेकर आज हमारी चर्चा हो गई, ठीक है। अब आप लोगों के मेडिवल हिस्ट्री को लेकर कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हाँ दिव्या श्रीवास्तव जी, या फिर जो भी बच्चे हैं कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं निश्चित तौर पे प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान करूं, आप मुझे चैट कर सकते हैं।